कर्ज के बोझ को कम करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हमारी आजादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए एचएसवीपी ने अगले 5 वर्ष में 75 नए क्षेत्रों को, सेक्टर्स को विकसित करने की योजना बनाई है, जिसमें 40,000 प्लॉट होंगे। पंचायती राज संस्थान और शहरी निकाय विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत में विश्वास करती है, सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है कि सरकार का तीसरा स्तर स्वशासन के मजबूत और जीवंत संस्थान के रूप में उभरे। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वायत्त, दक्ष और जवाबदेह संस्थाओं के रूप में सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए यूएलबीज और पीआरआईज और राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सभी जिलों में जिला नगर आयुक्तों के पद सृजित किए गए हैं। जिला परिषदों के मुख्य कार्य अधिकारियों के पद को सशक्त किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों के महापौरों और अध्यक्षों को नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने की शक्ति प्रदान की जा रही है, ताकि वे प्रभावी ढंग से प्रशासनिक नियंत्रण रख सकें। जनता, स्थानीय निकायों और सरकार के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया गया है और जल्द ही नगर दर्शन पोर्टल शुरू किया जाएगा, ताकि ग्रामीण और शहरी विकास के निवासी अपनी मांगों, सुझावों और शिकायतों को सीधे पोर्टल पर भेज सकें, जिन्हें सरकार के संबंधित विभागों या स्थानीय निकायों, चाहे पंचायती राज संस्थाएं या शहरी स्थानीय निकाय को भेजा जा सके। मुझे 6ठे वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। इन सिफारिशों की कैबिनेट उप समिति ने विचार किया है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार राज्य के स्वयं के कर संसाधनों से राजस्व का 7% स्थानीय सरकार के संसाधनों अर्थात पीआरआई और यूएलबी को क्रमशः 55 और 45 के अनुपात में प्रदान करेगी। स्थानीय ग्रामीण आधारभूत संरचना को उपलब्ध कराने और रखरखाव हेतु जिला परिषदों की क्षमता बढ़ाने के लिए जिला परिषदों को दी गई निधि का अनुपात 10% से बढ़ाकर 15% किया जा रहा है। मैं हरियाणा ग्रामीण विकास कोष की तर्ज पर हरियाणा शहरी विकास कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोनों कोषों को एसओटीआर का 1% आवंटित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला परिषद और नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके लिए एक तय फार्मूला के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार भी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों से अपनी स्वयं के राजस्व के संसाधन बढ़ाने का आग्रह कर रही है। अब तक लिंक सड़कों का रखरखाव, विशेष मरम्मत का कार्य मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किया जाता था। जिला परिषद के कार्यात्मक सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते हुए मैं एचएसएमबी द्वारा की जाने वाली ग्रामीण सड़कों की विशेष मरम्मत और रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला परिषद को सौंपने का प्रस्ताव करता हूं। विशेष मरम्मत और रखरखाव के लिए धन एचएसवी द्वारा मार्केट फीस की आय में से प्रदान किया जाएगा। यह उत्तरदायित्व सौंपने की प्रक्रिया और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिला परिषद द्वारा बजट तैयार करने का कार्य अगले 6 महीने में किया जाएगा। हरियाणा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रगति की निगरानी के लिए जिला आधारित सतत विकास लक्ष्य सूचकांक तैयार करने में अग्रणी रहा है। मैं ग्रामीण खंडों और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने देने के लिए मिशन अभ्युदय खंड और मिशन अभ्युदय नगर कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं, जिससे जमीनी स्तर पर विजन के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायित्व की शुरुआत होगी। सरकार का दृढ़ विश्वास है कि हरियाणा में एसडीजी को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए सुधार के साथ विकेंद्रीकृत विकासात्मक और निगरानी प्रयासों के माध्यम से विकास के बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शहर और कस्बे समाज की दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शहरों और कस्बों को आधारभूत संरचना के प्रावधान के अलावा गुणवत्तापरक जीवन प्रदान करना अनिवार्य है। मैं शहरी क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं के विकास के लिए एक नई योजना दिव्य नगर योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। दिव्य नगर योजना यूएलबी को वाटिका, क्लस्टर, ऑक्सीवन, पार्कों, ग्रीन स्पेस, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सांस्कृतिक केंद्रों, खेल सुविधाओं और इस तरह के अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए
केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तर्ज पर राज्य प्रायोजित योजना के रूप में निधि प्रदान करेगी। इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए परियोजना लागत का 60% राज्य सरकार द्वारा और 40% शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जल्द ही योजना को अधिसूचित किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर नगर पालिकाओं में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और वित्तीय रूप से सशक्त होने तक इन शहरी स्थानीय निकायों से विकास प्रभावित न हो, ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा शहरी विकास कोष से परिव्यय प्रदान किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर नगर पालिकाओं को धनराशि सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय निकाय विकास निधि पट पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर की जाएगी। इस पट पोर्टल से नगर निकायों के निश्चित व्यय, उनके स्वयं के राजस्व और उन्हें बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्रदान किए गए अनुदान की विस्तृत जानकारी होगी। राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 845 ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों की पहचान की है जिन्होंने अपनी कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आवेदन किया है, बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान की मांग की है। पिछले वर्ष इसी सदन में कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कानून पारित किया गया था। मुझे विश्वास है कि सरकार अन्य आवश्यकताओं को पूरा करेगी और 22-23 में इन कॉलोनियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करेगी। सरकार ने HSVP सेक्टरों के अलावा शहरी क्षेत्रों में स्थित संपत्ति के उपविभाजन बंटवारे की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए एक नीति को हमने मंजूरी दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नीति शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी और शहरी क्षेत्रों के कई निवासियों को राहत प्रदान करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना से ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार इस सत्र में हरियाणा नगर निगम अधिनियम और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कई उद्योगों और व्यवसायों को प्रतिवर्ष ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से मुक्ति मिलेगी। 10,000 से अधिक आबादी वाले महाग्राम में सरकार सभी उपनगरीय सुविधाएं जैसे सीवरेज पाइप से पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी। अब तक 30 गांव में सीवरेज का कार्य शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गृह जल प्रबंधन एक मुद्दा बन गया है। सरकार इस समस्या के प्रति सचेत है। 3,430 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए 2 वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें से 2831 ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इन 3430 ग्राम पंचायतों में प्रदूषित तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य भी सरकार द्वारा हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों और तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है। गांव में पुस्तकालयों की स्थापना के लिए सरकार कदम उठाएगी, जिसके लिए सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों की पहचान शुरू कर दी गई है। विकास और पंचायत विभाग इन पुस्तकालयों के लिए वित्त पोषण के स्वरूप प्रबंधन संरचनाओं को अधिसूचित करेगी। स्वच्छ भारत मिशन का कार्यान्वयन उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा ने 100% खुले में शौच मुक्त ODF ग्राम पंचायत का दर्जा हासिल किया है और 422 ग्राम पंचायतों ने ODF प्लस का दर्जा भी हासिल किया है। उत्तरदायी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु शासन के लिए IT का उपयोग महत्वपूर्ण है। फरीदाबाद करनाल स्मार्ट सिटी होने के नाते IT के उपयोग को बढ़ावा देने और ICCC स्थापित करने के लिए सक्षम थे। गुरुग्राम महानगर यानी GMDA के माध्यम से ICCC की स्थापना की। प्राप्त अनुभवों के आधार पर मेरा मानना है कि सभी जिला मुख्यालयों में ICCC की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार 22-23 से अगले 2 वर्षों में शेष 19 मुख्यालयों में ICCC स्थापित करने के लिए कदम उठाएगी। मैं वित्त वर्ष 22-23 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 6,826 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्र के लिए 8,085 करोड़ रुपए निर्धारित आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधन अनुमानों पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 83% और शहरी क्षेत्र के लिए 54.28% की वृद्धि है। आबकारी कराधान एवं खनन कारोबार सुगमता में सुधार लाने और रिफंड की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने GST रिफंड की प्रक्रिया और मंजूरी में तेजी लाने के लिए 1 महीने के लिए रिफंड अभियान चलाया है। सरकार ने सभी डिस्टिलरीज, बॉटलिंग प्लांट,
ब्रेवरीज में सीसीटीवी लगाने की पहल की है, जो राज्य में अनुचित गतिविधियों को रोकने और राजस्व की सुरक्षा के लिए आबकारी और प्रावधान आयुक्त के कार्यालय से सीधे जुड़े होंगे। डिस्टिलरी में ई फ्लो मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे वास्तविक समय के आधार पर निर्मित शराब की सही मात्रा का आंकलन किया जा सकेगा। इससे उत्पाद शुल्क की चोरी को रोकने में काफी मदद मिलेगी। पिछले वर्ष लंबे समय से चले आ रहे विवादों और मुकदमों जिनसे राजस्व अवरुद्ध होता है तथा प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हैं कि निपटान के लिए विवादों का समाधान योजना शुरू की। इस योजना को अनाउंसमेंट देय राशि के संबंध में एचएसआईडीसी, एचएसवीपी तथा खनन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। मैं पुराने वैट बकाया के निपटान के लिए एकमुश्त योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इस योजना के तहत यदि मूल राशि और शेष ब्याज का भुगतान कर दिया गया है, उस स्थिति में ब्याज और जुर्माने के अनुपात में छूट प्रदान की जाएगी। आबकारी और कराधान विभाग द्वारा योजना अलग से अधिसूचित की जाएगी। खनन क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर नई तकनीकों की शुरुआत कर रही है। राज्य भर में खनिज के परिवहन के लिए ई रवन्ना अनिवार्य कर दिया गया है। हरियाणा रिमोट सेंसिस एप्लीकेशन के माध्यम से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खनन क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सभी स्टोन क्रशर प्लांट, स्क्रीनिंग प्लांट परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया है। पारदर्शी तरीके से कीमत का पता लगाने के लिए ई नीलामी शुरू की गई है। पर्यटन, कुरुक्षेत्र एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। कुरुक्षेत्र में एक थीम पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर महाभारत के युद्ध को प्रदर्शित किया जाएगा। सरकार ने लगभग 205 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना को स्वीकृति दे दी है। कृष्णा सर्किट योजना के तहत भारत सरकार की 97 करोड़ रुपए की सहायता से श्रीमद् भगवत गीता, महाराष्ट्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर 3D मल्टीमीडिया शो, भित्ति चित्र, कलाकृतियां, परिक्रमा पथ और ब्रह्म सरोवर के अग्रभाग में लाइटिंग का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। पवित्र सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए सोम नदी पर बनाए जा रहे बांध के साथ तीर्थस्थल जीर्णोद्धार आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत आदि बद्री मंदिरों के विकास और तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए 52 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की परियोजना प्रस्तुत की गई है। बहादुर सिखों की राजधानी लोहगढ़ की महिमा और निडर शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर की विरासत को संरक्षित करने हेतु लोहगढ़ किले के जीर्णोद्धार के लिए अलग से परियोजना बनाई गई है। भारत में पिंजौर के निकट यादवेंद्र उद्यान पूर्व युग के कुछ शेष उद्यानों में से एक है। भारत में शब्द ठीक नहीं है, जरा इसको ठीक करने के लिए देखें। हरियाणा या पंचकुला में कुछ भी। इस अनोखे उद्यान का जीर्णोद्धार करने और इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आगा खान फाउंडेशन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। मेला स्थल उपयोग वर्ष में केवल 15 दिन के लिए किया जाता है। सरकार कलाकारों, कारीगरों, शिल्पकारों के मंच प्रदान करने हेतु नवंबर माह में एक और मेला आयोजित करने के लिए मेला स्तर पर आधारभूत संरचना का उपयोग करेगी। सितंबर 2021 में होम स्टे स्कीम आयोजित की गई है, जिसके तहत मालिक अब पर्यटकों मेहमानों को अपने घरों में व्यवसायिक आधार पर आवास की पेशकश कर सकते हैं। पर्यटकों के पास होटलों के अलावा एक वैकल्पिक आवास का विकल्प होगा, जहां वे स्थानीय परिवारों के साथ उनके घरों में रह सकते हैं और सही मायने में स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों का लुत्फ ये उठा सकते हैं। मोरनी में टिक्कर ताल को साहसिक खेल गतिविधियों के संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। सरकार का महेंद्रगढ़ जिले में ऋषि च्यवन के प्राचीन आश्रम स्थल धोसी हिल्स, जो भारत में केवल 4 विलुप्त ज्वालामुखियों में से एक है, को प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। दक्षिण हरियाणा में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक रोपवे, वेलनेस सेंटर और पैराग्लाइडिंग व रॉक क्लाइंबिंग जैसे साहसिक खेलों के साथ साथ महेंद्रगढ़ जिले में महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों के गाइडेड टूर की योजना बनाई गई है। पंचकुला में सेक्टर 5 में राज्य पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस संग्रहालय में राज्य की पुरातत्व कलाकृतियों को सहेज कर रखा जाएगा, जो हमारी पुरानी विरासत को दर्शाएगा।
राखी गढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र के प्रमुख स्थलों में से एक के रूप में माना गया है। यह ऐसा सबसे बड़ा स्थल है। यह स्थल कानून के तहत सुरक्षित और भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित स्थल के रूप में घोषित किया गया है। गुरुकुल झज्जर के स्वामी ओमानंद जी के प्राचीन ऐतिहासिक कलाकृति जैसे दुर्लभ सिक्के, टेराकोटा, प्राचीन मूर्ति और पांडुलिपि आदि को एकत्रित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। उनके प्रयासों की और सहभागिता की भावना से सरकार झज्जर में उनके नाम पर सबसे बड़ा संग्रहालय स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय की स्थापना करेगी, जिसमें लगभग 1.8 कलाकृतियों को 8 लाख कलाकृतियों का प्रदर्शित किया जाएगा। हरियाणा की समृद्ध विरासत के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार ने 100 सरकारी स्कूलों में हेरिटेज कॉर्नर स्थापित करने के लिए परियोजना शुरू की है। मैं वित्त वर्ष 22-23 के बजट में पर्यटन, पुरातत्व, कला एवं संस्कृति क्षेत्र के लिए 310.24 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधन अनुमानों पर 55.1% की वृद्धि है। शासन और लोक प्रशासन, कुछ नई पहल जो हमने इस समय शासन में की है। सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना का एक चरण अब पूरा होने वाला है। स्वामित्व योजना के तहत गांव को लाल डोरा मुक्त करने के लिए गांव के सभी आबादी क्षेत्रों की ड्रोन आधारित इमेजिंग का कार्य पूरा कर दिया गया है। शेष प्रक्रियाएं चल रही हैं, जल्द से जल्द पूरा होने की संभावना है। इसके साथ ही इतिहास में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी देह के अंदर लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार देने का उद्देश्य ये पूरा होगा। राज्य सरकार ने सभी 22 जिलों में आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष स्थापित किए हैं। इससे पुराने रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने में मदद हुई है। अब एक केंद्रीय सर्वर में सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। लोग कार्यालयों में जाने के बजाय वेब हेल्थ सिस्टम के माध्यम से इस रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकेंगे। बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। यह न्यास व्यापारियों को संपत्ति के नुकसान से बचाने के लिए सरकार के कर्मचारियों और जोखिम भरे व्यवसाय में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बीमा कवर प्रदान करेगा। न्यास सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी बीमा संबंधी योजनाओं का प्रबंधन भी करेगा और बीमा कंपनियों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। न्यास बीमा कंपनियों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए जिला और उपमंडल स्तर पर क्लेम ग्रीवेंसेस सेटलमेंट प्रोसेस की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार में ऐसे कर्मचारी हैं जो दुर्भाग्य से अपनी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों की सहायता के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे कर्मचारी जो अपनी सेवा के दौरान न्यूनतम 70% विकलांगता के साथ दिव्यांग हो जाते हैं, उन्हें एक्स ग्रेशिया के नियमों के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए कवर किया जाएगा। इससे परिवार आश्वस्त होंगे कि कठिन समय में उनको सहयोग मिलेगा। परिवारों की सहायता के लिए कल्याण के रूप में उपाय के रूप में सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स और अनुबंध के आधार पर हरियाणा रोजगार कौशल निगम के माध्यम से तैनात अन्य सभी मैन पावर के परिवारों को मृत्यु के मामले में कुल 3 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करेगी। सरकार वेतन सीमा के बावजूद HKRN के माध्यम से अनुबंध आधार पर तैनात सभी मैन पावर का कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF, अंशदान EPF खातों में सीधे पहुंचाया जाना ये भी सुनिश्चित करेगी। मैंने पिछले बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार की सभी कर्मचारी और हरियाणा में रहने वाले सरकार के पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा उपचार के लिए एक व्यापक कैशलेस प्रणाली स्थापित करने की योजना है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। अगले 6 महीनों में व्यापक कैशलेस प्रणाली लागू की जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चिकित्सा उपचार के लिए कैशलेस प्रणाली को बोर्ड, निगमों और अन्य संवैधानिक प्राधिकरण के नियमित कर्मचारियों पर भी लागू किया जाएगा। सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संवैधानिक प्राधिकरण के सभी सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के अनुबंधों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल अनुमान तैयार करने, निविदा, आवंटन, कार्य मूल्यांकन, बिल अनुमोदन और भुगतान से संबंधित सभी अनुबंधित कार्यों को कवर करता है। अदायगी में विलंब होने पर ब्याज का भुगतान करने तथा शीघ्र भुगतान करने पर
ब्याज वसूली का भी प्रावधान किया गया है। पोर्टल को सीधे ट्रेजरी से जोड़ा गया है ताकि ठेकेदारों को भुगतान सीधे बैंक खाते में ऑनलाइन किया जा सके। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जवाबदेह, पारदर्शी और उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक और मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री राहत कोष का उपयोग चिकित्सा उपचार और अन्य आपात स्थितियों के मामले में जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। जिस स्थिति में सामान्य सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं है, मैंने पाया कि अनुमोदन प्रक्रिया इतनी कठिन व थकाने वाली और केंद्रीकृत है कि समय पर योग्य लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। 6-6 महीने 8-8 महीने लोग उस सहायता के लिए भटकते रहते हैं। मैंने निर्देश दिए कि अनुमोदन की प्रक्रिया को जिला स्तर पर विकेंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें जनप्रतिनिधियों जैसे सांसदों, विधायकों और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी ये होनी चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2022 को नया तंत्र शुरू किया गया है, जब मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत चिकित्सा उपचार हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों की अनुशंसा करने और अनुमोदन करने में सम्मानित सदन के सदस्यों की भी भूमिका होगी। मैं वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में शासन और लोक प्रशासन क्षेत्रों को 20,149 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। आईटी, ये बहुत गर्व की बात है कि हरियाणा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और सरकारी प्रक्रियाओं को आईटी आधारित पहल करने में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, जिससे प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और प्रणाली में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाई गई है। सरकार में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता निजी विक्रेताओं को सहायता के लिए पर्याप्त रूप में प्रदान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इन हाउस क्षमता निर्माण किया गया है। खरीद प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए ई खरीद पोर्टल इन हाउस विकसित किया गया है और किसानों को सीधे भुगतान करने के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म राज्य के लोगों को सेवा प्रदान करने का एक गेटवे बन गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 557 योजनाएं और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य में डाटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार डाटा सेंटर नीति जारी करने के अंतिम चरण में है। मुझे आशा है कि अप्रैल 2022 तक सरकार द्वारा नीति को अधिसूचित कर दिया जाएगा। भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के द्वारा राज्य में 6,204 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, जिन्हें सेवा के लिए तैयार किया गया है। मैं वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को 109.87 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों के पर 61.9% की वृद्धि है। सूचना और जनसंपर्क विभाग एक जीवंत लोकतंत्र में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोगों की आवाज के रूप में और लोगों व सरकार के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य करता है। प्रिंट मीडिया इंटरफेस को सुव्यवस्थित करने के लिए विज्ञापनों के लिए रिलीज ऑर्डर जारी करने, प्रकाशनों द्वारा भेजे जाने वाले बिलों, ट्रेजरी से जुड़े भुगतानों की पूरी प्रक्रिया को एक इन हाउस विकसित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिजिटल किया गया है। देरी से भुगतान की समस्या अब बीते दिनों की बात हो गई है। मीडिया कर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार ने 20 वर्ष के अनुभव वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए योजना लागू की है। 147 मीडिया कर्मियों को पेंशन स्वीकृत की गई है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया गया है। मैं विभिन्न भाषाओं जैसे संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और साहित्य के प्रचार के लिए स्थापित अकादमियों में सुधार करने का प्रस्ताव करता हूं। श्रीमती धीरा खंडेलवाल जी की एक समिति बनाई गई है। उसकी रिपोर्ट में जिसमें सुधारों के लिए रोड मैप का सुझाव दिया गया था, वो सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसके फलस्वरूप अधिसूचना शीघ्र ही जारी होने की उम्मीद है। इन सुधारों के माध्यम से मुझे आशा है कि राज्य में भाषा साहित्य बढ़ावा देने और इसमें साहित्यकारों और कवियों के सम्मान के लिए जोरदार प्रयास होगा। मैं वित्त वर्ष 22-23 के बजट में सूचना और जनसंपर्क क्षेत्र को
348 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के अनुमान पर 24% की वृद्धि दर है। यह सम्मान की बात है, पुलिस के द्वारा एक पैरा लिखा है, यह सम्मान की बात है कि हरियाणा पुलिस को भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एकीकृत सिंगल इमरजेंसी नंबर डायल 112 12 जुलाई 2021 को लाइव हो गया था। जनवरी 2022 में राज्य भर में औसत रिस्पांस समय 14 मिनट 42 सेकंड था। डायल 112 के त्वरित रिस्पांस से लोगों में विश्वास पैदा होगा कि पुलिस सहित सरकारी एजेंसियां 15 मिनट के भीतर आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए पहुंच जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि समय के साथ ये रिस्पांस समय कम होकर 5 मिनट हो जाएगा। राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए अन्य हेल्पलाइनों को भी डायल 112 के साथ जोड़ा जा रहा है। नशीली दवाओं का उपयोग हमारे समाज के लिए खतरा है। इस खतरे से लड़ने और निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने के लिए हरियाणा ने हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है। सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। राज्य की पूरी ताकत के साथ चुनौती का डटकर मुकाबला किया जा सकता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने और इसे समाज से जड़ से मिटाने के लिए दृढ़ संकल्प है। और मैं प्रदेश के समाज से सभी जागरूक नागरिकों से ये अपील करता हूं कि इस विषय में नशे के विरुद्ध लड़ाई के अंदर सरकार का वो सहयोग करें, ये मेरी अपील है। 381 पुलिस स्टेशनों और 357 संचालित पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव है। अपराध करने के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ते उपयोग और ऐसे अपराधों की जांच में विशेषज्ञता विकसित करने की आवश्यकता के मद्देनजर 2022-23 में 21 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। पुलिस कर्मियों की तनावपूर्ण कामकाजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में 35 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुलिस कर्मियों के निःशुल्क द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा शुरू की है। सरकार 2022-23 में 1000 महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगी ताकि हरियाणा पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुल बल का 15% तक पहुंचाने में हम आगे बढ़ सकें। सरकार पुलिस कर्मियों के लिए 2000 नई आवासीय इकाइयां बनाएगी। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्ष 22-23 के बजट में पुलिस और न्याय प्रशासन के लिए 8,191 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष बजट का 11.24% की वृद्धि है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट पिछले 2 वर्षों में वैश्विक मुद्दों में उभर रहे एक नए हरियाणा के लिए आशाओं, आकांक्षाओं और अवसरों को प्रतिबिंबित करता है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पिछले 2 महीनों में अपने बहुमूल्य सुझावों से मेरा मार्गदर्शन किया है। मुझे यकीन है कि आपके समक्ष प्रस्तुत इस बजट में अधिकतर सुझावों को शामिल किया गया है। हमारा विजन है कि ये एक नया हरियाणा विकट समस्याओं से उबरकर हमारे सामूहिक सपनों में उड़ान ले सके। इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि राज्य के वित्त का विवेकपूर्ण प्रबंधन हो, उन लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए जिन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। अर्थात हमेशा ये कहा जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं सभी सदस्यों को माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब ये वो समय है कि मैं शुरुआत ही अंतिम व्यक्ति से करूंगा। अंतिम व्यक्ति को पहुंचने की तो बात नहीं, वहीं से शुरू करेंगे फिर ऊपर बढ़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, इन सब योजनाओं में सतत विकास उपायों के माध्यम से भविष्य पर नजर रखना आवश्यक है। आगामी दशक में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये भी गुंजायमान होगा। अध्यक्ष महोदय, हमने इस बजट में जनता की सेवा के लिए जो जितने भी हम उनकी सहायता, सहयोग और जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो सब हमने किए हैं। हमने इसमें कहीं भी कोई कर या टैक्स लगाने की बात नहीं कही है। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, वो कहते हैं, मण माणिक महंगे किए सहजे तृण जल नाज। अर्थात
जब भी कभी कोई टैक्स लगाया जाता है तो वो वजन न पड़े ऐसे पर लगाया जाता है, लेकिन आम जनता को सहजे तृण जल नाज, यानी उसको तृण अर्थात तिनका अर्थात जल अर्थात अनाज, तिनके का एक आरक्षण से लिया गया है, उसका जो आवरण है कि उसको भी उसका सुलभ उपलब्धि हो। तो इस नाते से मैंने इस बजट को इस ढंग से तैयार किया गया है कि इसमें जनता, हरियाणा की जनता वो देखे। जैसे तुलसीदास जी ने एक और जगह भी लिखा है, वो कहते हैं कि बरसत हर्षत सब लखे, यानी जो वर्षा होती है उसको जब देखते हैं हर्ष होता है तो सब हर्ष होता है, यानी खुश होते हैं। करसत लखे ना कोई, करसत यानी जो कर ऐसा लगाया जाए जिसको कोई ना देख पाए। हमने तो इसमें कर लगाया भी नहीं है, फिर भी वो लिखते हैं तुलसी प्रजा सुभाग से, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानुसो होए, अर्थात जिस प्रकार से सूर्य पानी में से यानी कैसे सोख लेता है और सोख करके पता भी नहीं लगने देता, और फिर बाद में वर्षा होती है, वर्षा को सब देखते हैं, सब हर्ष होता है। इसलिए इस कहीं बजट में, इस बजट में हमने कोई जनता के ऊपर वजन नहीं डाला, और एक इस प्रकार का बजट जो जनता को सुख दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि ये गरिमामय सदन अपने सम्मानित सदस्यों की समितियों में, अपने सम्मानित सदस्यों की समितियों में, क्योंकि एक समितियों का भी प्रावधान मुझे जो जानकारी मिली आप करने वाले हैं, इसके विजन और इसकी विषय वस्तु पर अवश्य विचार करने के लिए एक नए प्रयोग का जो हमने सूत्रपात किया है, इन सब समितियों की परिचर्चा और तत्पश्चात सदन के पटल पर परिचर्चा और विचार विमर्श से ये बजट और अधिक और प्रभावी और फलदायी होगा। इन शब्दों और आशा से हम मिलकर हरियाणा को एक नए भविष्य की ओर ले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022-23 का बजट सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। ये बजट नहीं है, ये केवल भाषण है, चौथा बजट है। लेन देन में कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा लेन देन में